नाजरीन, चीन इतना कामयाब तरीन मुल्क कैसे बन गया। हालांकि ये तो पाकिस्तान के बाद वजूद में आया था, फिर इतना कामयाब तरीन मुल्क कैसे हुआ। नाजरीन, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आखिर चीन इतना कामयाब तरीन मुल्क कैसे बना। 1 अक्टूबर 1949 को बीजिंग में अवामी जमहूरिया चीन की बुनियाद रखने वाले माओ जे तंग हमारे कौमी शायर इल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह की तरह एक शायर, फिलासफर, सियासतदान और मुसन्निफ थे। ये इनकलाबी शख्स थे। उन्होंने खाना जंगी में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत करते हुए कामयाबी हासिल की। उन्होंने चीनियों को बताया कि तुम एक कौम हो। इसने अपनी कौम को ऐसा सबक पढ़ाया कि चीन आज भी चीनी ज़ुबान पर ही फ़ख्र महसूस करते हैं। चीनी पाकिस्तानियों की बहुत कदर करते हैं। शायद उसकी बड़ी वजह ये है कि जो पाकिस्तान ने इसे सबसे पहले तस्लीम किया। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ही ने चीन को मुस्लिम दुनिया में मुतारिफ करवाया। चीन को अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल तक पाकिस्तान ही लेकर गया। चीन ने करीबन निस्फ सदी अपने दरवाजे दुनिया के लिए बंद रखे। चीनी काम में लगे रहे। आज चीन की तरक्की सर चढ़ कर बोलती है। अमेरिका चीन का मकरूज है। दुनिया चीनियों की तरक्की को हैरत की निगाहों से देख रही है। दुनिया को हैरत में मुब्तला कर देने वाला चीन अब भी पाकिस्तान को एक अच्छा दोस्त तस्वुर करता है। चीनी पाकिस्तान की इब्तदाई नेकियां अभी तक नहीं भूले हैं, बल्कि चीन अपनी इब्तदाई निसाब में अपने बच्चों को बता देता है कि पाकिस्तान चीन का मोहसन है। ये शहद से मीठी, समुंदर से गहरी और हिमालय से बुलंद दोस्ती चीनी निसाब का हिस्सा है। चीन की तरक्की में चीन के इनकलाबी लीडरों की सोच का बुनियादी किरदार है। अगर चीन आज जिस मुकाम पर मौजूद है तो उसके पीछे उसके ईमानदार और वफादार वुज़रा की अनथक मेहनत लगी हुई है। और मौजूदा सदर को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन रहनुमाओं ने एक तरफ चीन की तरक्की पर तवज्जो दी तो दूसरी तरफ चीन को जंगों से बचा कर रखा। चीन ताकतवर है मगर किसी से लड़ना नहीं चाहता, बल्कि अपने साथ करीबी मुल्कों को तरक्की करता देखना चाहता है। चीन में अगरचे पार्टी बादशाहत है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि चीन में कोई करप्ट आदमी बच जाए। मेरे नज़दीक चीनियों की तरक्की का राज यही है कि वो बड़े से बड़े आदमी की करप्शन बर्दाश्त नहीं करते। चीन कैसे तरक्की कर गया, इसको समझने के लिए एक वाक़या आपकी नज़र कर रहा हूँ, ताकि आप चीन की हालिया तरक्की के पसे पर्दा जो असल बात है वो समझ सकें। ये बात आपने समझ ली तो फिर आप चीन को बड़े आराम से समझ जाएंगे। पनामा का नाम तो आप सब पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छी तरह सुना होगा। पनामा में 2006 में तकरीबन 200 लोगों ने खांसी की एक दुआ इस्तेमाल की। इस दुआ के इस्तेमाल के बाद 40 अफराद मर गए। जब 40 अफराद हलाक हुए तो वहाँ की हुकूमत ने तहकीकात की तो पता चला ये दुआ चीन से दरामद की गई है और ये मुज़र सेहत थी। पनामा की हुकूमत ने चीन के सफ़ीर को तलब किया। ये सारा किस्सा बयान किया। चीनी सफ़ीर ने पनामा हुकूमत का एहतजाज सुना और इस सिलसिले में अपनी हुकूमत को ईमेल के ज़रिए आगाह किया। चीनी हुकूमत ने तफ्तीश शुरू की तो हफ्ते में पूरी कहानी सामने आ गई। मालूम हुआ कि यह सब चीन की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के डायरेक्टर का किया धरा है। ये एक करप्ट अफसर था। इसने 8 दवा साज कंपनियों से $8.5 लाख रिश्वत ली और 2 दर्जन अद्वियात की मंजूरी दी। पनामा भेजी जाने वाली दवा भी उनमें शामिल थी। इसने ये तमाम काम अपने रिटायरमेंट से चंद दिन पहले किया ताकि किसी को पता ही ना चल सके, क्योंकि अद्वियात की तैयारी और उन्हें बरामद करने में तो वक्त दरकार था। ये सोच भी नहीं सकता था कि इसकी रिटायरमेंट के बाद भी कोई कट्टा खुल सकता है। पुलिस ने छापा मारा तो रिटायर्ड अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तहकीक पर इंकशाफ हुआ कि एक और डायरेक्टर भी इस मकरूह धंधे में शामिल था। वो भी गैर मयारी अद्वियात की मंजूरी देता रहा। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। ये मुल्ज़मान सालों या महीनों में नहीं बल्कि सिर्फ 2 हफ्तों में मुजरिम साबित हुए। केस अदालत में पेश किया गया। चीनी अदालत ने एक को मई 2007 में और दूसरे को जुलाई 2007 में सजाए मौत सुना दी। एक ने सज़ा के खिलाफ अपील की। उसका कहना था कि मैं अपना जुर्म तस्लीम करता हूँ, मगर मेरी वजह से कोई चीनी बाशिंदा हलाक नहीं हुआ। मेरे खिलाफ कोई चीनी मुद्दई भी नहीं है, लिहाजा मेरे जुर्म के मुकाबले में मेरी सज़ा ज़्यादा है। मेरे साथ रियायत की जाए, मेरी सज़ा कम कर दी जाए। कोई लंबा टाइम नहीं लिया। अदालत ने 2 हफ्ते में ये अपील निपटा दी। जज ने अपने फैसले में लिखा, ये शख्स न सिर्फ इंसानी
اپنی جانوں کا قاتل ہے، بلکہ اس کی وجہ سے چین پوری دنیا میں بدنام ہوا، لہٰذا درندہ رعایت کے قابل نہیں۔ اپیل مسترد کرتے ہوئے بعد میں اس کو 10 جولائی 2007 کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب آپ پاکستان کی مثال لیجئے تو آپ کو چین کی ترقی کرنے اور پاکستان کے پیچھے رہ جانے کی سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے ہاں جیلی ادویات کا کتنا کاروبار ہے، ہمارے ہاں تو کسی کو درختوں کی یاد تک نہ آ سکی۔ 70 سالوں بعد عمران خان ایک ایسا وزیر اعظم آیا جو درخت اگانے کی بات کرتا ہے، جو کرپشن کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے۔ یاد رکھنا، کرپشن ترقی کے راستے روکتی ہے۔ چینیوں نے کرپشن پر موت کی سزا دے کر ترقی کی رکاوٹوں کو دور کیا۔ کاش ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جائے۔ ہمیں چین سے سبق سیکھ لینا چاہیے تاکہ دیر سے ہی صحیح ہم اپنے ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔